नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आईएएस मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर 2 के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटरनेशनल रिलेशंस। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोजीशन क्या है और यूपीएससी ने किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित जो टॉपिक्स शामिल किए हैं सिलेबस में उनको भी समझेंगे। मुख्यतः 4 टॉपिक यूपीएससी ने इसमें इंक्लूड किए हैं। सबसे पहला टॉपिक उन्होंने लिखा है कि भारत और उसके पड़ोसी राष्ट्र। दूसरा टॉपिक फिर मेंशन किया है द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और इन समूहों का भारत पर प्रभाव। तीसरा टॉपिक है विकसित और विकासशील देशों के मध्य होने वाले एग्रीमेंट, उनमें भारत की भागीदारी और भारत पर किस प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव उसके हो सकते हैं, उसका मूल्यांकन करना है। और चौथा अंतिम टॉपिक जो जोड़ा गया है सिलेबस में, इंटरनेशनल एजेंसीज, जिसमें हम विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, यूनेस्को, यूनिसेफ, इकोसॉक, विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक विदेश नीति में सबसे पहला रहेगा भारत की विदेश नीति। तो इसका पहला टॉपिक भारत एवं पड़ोसी राष्ट्र, इंडिया एंड नेबर्स। भारत और उसके पड़ोसी, नेबर्स, ये सिलेबस में दिया हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग हमें इसको डिस्कस करना है। मुख्यतः 2 डायमेंशंस में हम इसको समझेंगे। सबसे पहले भारत की विदेश नीति या पड़ोसी राष्ट्रों के प्रति नीति की दिशा, डायरेक्शन क्या है, इसको समझेंगे। लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो, अब इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्यों इसमें बदलाव आया है। और दूसरा लुक वेस्ट पॉलिसी, पश्चिमी परस्त या पश्चिम की ओर देखो नीति। विदेश नीति के तो दिशा पर बात करेंगे। दूसरा फिर विदेश नीति के मूल्यांकन को समझेंगे कि किस सीमा तक यह सफल रहा है। मूल्यांकन में अभी तक की उपलब्धियां और चैलेंजेस, क्या चुनौतियां हैं। तो पहले टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत डिटेल में, तो आपको समझने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाना होगा। पेपर 2 और किसी भी जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन पेपर के लिए हम ऑफलाइन क्लासें रन कर रहे हैं जयपुर सेंटर पर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 20 दिन में एक पेपर को हम कवर करते हैं सभी डायमेंशंस के आधार पर, और आप हमारे आंसर राइटिंग सेशन से भी जुड़ सकते हैं। बहुत डिटेल में आपको इन सब चीज़ों को समझना है तो देन अलग से इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर जो 20 वीडियोज डिस्कस किए जाएंगे उसमें पूरा पेपर कवर हो जाएगा एक संक्षिप्त रूप में, तो आपको एक गाइडलाइंस और डायरेक्शन मिल जाएगी कि अच्छा पूरा पेपर का सिलेबस इस तरीके से और हमें इस डायरेक्शन में इसको कवर करना है। और किसी प्रकार की डिफिकल्टी अगर आती है तो देन आप इससे संपर्क कर सकते हैं। भारत एवं उसके पड़ोसी के साथ संबंधों की दिशा और नीतियों का प्रभाव। सबसे पहले आपको एक सामान्य सी बात ये समझनी है कि अगर ये ग्लोब है तो ग्लोब पर आपको ये देखना है कि दुनिया के किसी भी देश की विदेश नीति कार्य कैसे करती है। यानी विदेश नीति कार्य कैसे करती है, कोई भी राष्ट्र जब अपनी विदेश नीति बनाता है
तो सबसे पहले उसकी विदेश नीति का आधार होता है वह राष्ट्र कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण के लिए भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो भारत की जो नीति है एशिया महाद्वीप के प्रति अधिक संवेदनशील रहेगी। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप महाद्वीप की तुलना में, क्योंकि भारत का जो एक्सेस है, जो पहुंच है, वो एशिया महाद्वीप के देशों के साथ अधिक रहा है। तो विदेश नीति को इसी आधार पर पढ़ना चाहिए कि भारत से जो देश ज़्यादा दूर हैं यानी दूसरे महाद्वीपों में हैं, उनके साथ संबंधों को लेकर अलग दिशा होती है और अपने महाद्वीप के देशों के साथ दिशा अलग प्रकार से निर्धारित की जाती है। तो भारत अगर एशिया महाद्वीप में है तो एशिया महाद्वीप के देशों के साथ भारत का अटैचमेंट ज़्यादा रहेगा, और एशिया महाद्वीप में भी ऐसे देश जिनके साथ भारत की भौगोलिक सीमा लगती है, स्थलीय सीमा नेपाल भूटान के साथ, जैसे बर्मा के साथ, बांग्लादेश के साथ, या जलीय सीमा जैसे मालदीव के साथ, इंडोनेशिया के साथ, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इन सभी कंट्री के साथ। तो जिन देशों के साथ हमारी भौगोलिक सीमाएं संलग्न हैं उन देशों के प्रति विदेश नीति अधिक संवेदनशील होती है, और जिन देशों के साथ भौगोलिक सीमाएं हमारी नहीं लगती हैं वो एशिया महाद्वीप में, उनके प्रति संवेदनशीलता कम हो जाती है। और जो दूर के देश हैं, दूसरे महाद्वीप के देश, उनके साथ हमारे विशुद्ध व्यापारिक और तकनीकी संबंध होते हैं। तो एक सामान्य सी बात आपको ध्यान रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय नीति में संबंधों को इसी आधार पर डिसाइड किया जाता है। अब ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी बड़ा है, तो देन मैं यहाँ पर सिर्फ एक या दो एस्पेक्ट ही आपके साथ डिस्कस करूँगा, लेकिन कुछ हिंट कर रहा हूँ कि आप इस टॉपिक को कैसे कवर करेंगे। इस टॉपिक को कवर करने के लिए सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार क्या है और कानूनी आधार क्या है। संवैधानिक आधार है भारतीय संविधान का भाग 4, जिसमें नीति निर्देशक तत्व दिए गए, उसमें अनुच्छेद 51 से भारत की विदेश नीति का उद्गम होता है। तो ये संवैधानिक आधार हुआ। कानूनी आधार, भारत सरकार ने ऐसे बहुत सारे कानून बनाए विभिन्न देशों के साथ अपने विदेशी संबंधों की स्थापना के लिए, वहाँ से विदेश नीति को एक सुदृढ़ता प्रदान होती है। इसके बाद फिर आपको इसमें यह भी पढ़ना है कि भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से, आंतरिक तत्व और बाह्य तत्व। फिर आपको ये पढ़ना है कि विदेश नीति के उद्देश्य क्या होते हैं, विदेश नीति किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, और देन फिर विदेश नीति के संचालक कौन होते हैं, एक्टर्स कौन होते हैं, यानी विदेश नीति को रन कौन करता है गवर्नमेंट के अलावा, और कौन से वो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं जो गवर्नमेंट को इसमें हेल्प करते हैं। इसके बाद फिर आपको पढ़ना था विदेश नीति का विकास। तो भारत में विदेश नीति का विकास कैसे हुआ नेहरू युग से लेकर के और वर्तमान समय तक। तो विभिन्न जो सेक्शन आप बनाओगे डेवलपमेंट के, उसमें आपको चेंजेस को देखना पड़ेगा और कंटिन्यूटी को, कि नेहरू युग से लेकर वर्तमान समय तक विदेश नीति में एक निरंतरता ये बनी हुई है और इसमें हमने इस प्रकार से बदलाव किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने इस टॉपिक को कवर करेंगे। अब हम आते हैं, पहला जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है भारत और उसके पड़ोसी। तो चूंकि भारत और उसके पड़ोसी सभी एशिया महाद्वीप से संबंधित हैं, और एशिया महाद्वीप में भी भारत साउथ एशिया में आता है, दक्षिण एशिया में, उत्तर एशिया में नहीं है, पूर्व में नहीं है, पश्चिम में नहीं है, दक्षिण एशिया का हिस्सा है भारत। इसलिए दक्षिण एशिया के ऐसे देश जिनके साथ भारत की भौगोलिक सीमा संलग्न है, उनके प्रति भारत की विदेश नीति अति संवेदनशील रहेगी, क्योंकि जिनके साथ हमारी कॉमन बाउंड्री होती है वे देश कभी भी हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर हमने उनके साथ अच्छे स्वास्थ्यवर्धक संबंध निर्धारित नहीं किए। इसलिए उनके मामले में विदेश नीति में कई प्रकार की छूट और प्राथमिकताएं दी जाती हैं, जबकि दूर के राष्ट्रों के साथ ऐसा सामान्यतः नहीं होता है। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, तिब्बत, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो ये कुछ ऐसे देश हैं जो भारत की बाउंड्री के साथ संलग्न हैं, और इनमें से कुछ देशों के प्रति भारत ने विशेष प्रकार के कदम उठाए हैं, और कुछ देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारी जलीय क्षेत्र में सीमा है, जिनके साथ हमारी स्थलीय सीमा नहीं लगती है, लेकिन ये भारत के बहुत क्लोज रहे ऐतिहासिक रूप से। तो भारत की विदेश नीति की दो प्रकार की दिशा रही है एशिया महाद्वीप के संदर्भ में। तो एशिया महाद्वीप के संदर्भ में, और इस पर यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। पहली दिशा है पूरब की ओर देखो,
लुक ईस्ट पॉलिसी। तो इस नीति का जो विकास है ये 1991 में 1991 से होता है, जब शीत युद्ध का अंत हुआ। तो आपको ऐसे ही समझना है, शीत युद्ध 1945 से 1991 तक जारी रहा और 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो शीत युद्ध का भी इसके साथ अंत हो जाता है। और उसके बाद भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति लुक ईस्ट पॉलिसी को इनिशिएट किया 1991 में, और इस नीति का पूरा विकास होता है प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय में। तो इस नीति में मुख्यतः हमने दक्षिण पूर्व एशिया के उन देशों को टारगेट किया है जिनमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं। इनमें से किसी भी देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा नहीं लगती है, लेकिन जलीय क्षेत्र में, हिंद महासागर में और बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में ये हमारे साथ एक कॉमन बाउंड्री रखते हैं, एक बाउंड्री साझा करते हैं और इन देशों के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध भी रहे हैं। वर्ष 2014 में पूर्व की ओर देखो नीति का नाम हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया है, यानी पूर्व की ओर देखो नीति के बजाय सक्रिय पूर्व की ओर नीति। थोड़ा सा बदलाव आया है। पहले की नीति में यह था कि हमें सिंपली बाकी सभी देशों की ओर देखना होता था कि उन देशों की तरफ से कौन सा ऑफर हमको आएगा, लेकिन अब हमें प्रोएक्टिव रोल प्ले करना है, यानी हम खुद आगे जाकर उन देशों के पास जाएंगे और उन देशों के साथ जिन जिन क्षेत्रों में संभावना है उन क्षेत्रों में बातचीत की जाएगी। इतना सा अंतर आया है। तो प्रोएक्टिव रोल को हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी कह सकते हैं वर्ष 2014 से। अब इस नीति में आपको क्या पढ़ना है, यानी इन सभी देशों के साथ भारत इस नीति को क्यों आगे बढ़ा रहा है। इन देशों के पास आर्थिक क्षेत्र में और सामरिक क्षेत्र में कुछ ऐसे विशेष लक्षण या विशेषताएं हैं जिनका भारत को लाभ हो सकता है। यानी ये सभी देश आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी आगे हैं, इकोनॉमिक सेक्टर्स पर इन देशों ने काफ़ी प्रगति की है, इन क्षेत्रों में तकनीक का काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। इसलिए भारत की जो पूर्व की ओर देखो नीति है, मुख्यतः इसके दो लक्ष्य हैं और तीसरा लक्ष्य बाद में निर्धारित किया गया है। एक तो आर्थिक इकोनॉमिक और दूसरा स्ट्रेटजिक यानी सामरिक प्रतिरक्षा से संबंधित। चूंकि ये जलीय क्षेत्र में हमारे पास साझा सीमा बनाते हैं, इसलिए हमें इनके साथ सामरिक संबंध भी स्थापित करने पड़ेंगे। इसका अर्थ ये है कि हम प्रतिरक्षा के क्षेत्र में भी इन देशों के साथ सहयोग कर रहे हैं। जैसे सिंगापुर के साथ हमने इंडियन आर्मी ने एक जॉइंट एक्सरसाइज, सिंगापुर की सेना और भारत की सेना ने संयुक्त अभ्यास शुरू किया जिसे सिम्बेक्स नाम दिया जाता है। इसी प्रकार अन्य देशों की सेना के साथ भी भारत की सेना ने इस प्रकार की युद्धाभ्यास आरंभ किए। अगला, इन देशों की जो सेनाओं के पास जिस प्रकार की तकनीक है, जो रक्षा साजो सामान है, उसकी कुछ आपूर्ति भारत के द्वारा की जाती है और इन देशों के पास हमारी सेना के लिए जिस प्रकार की तकनीकी क्षमता प्रदान की जा सकती है, भारत इन देशों से लगातार सपोर्ट लेता है। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र को कैसे सुरक्षित बनाया जाए कि कोई बाहरी देश इस क्षेत्र में प्रवेश ना कर जाए, तो इन देशों के साथ लगातार इस क्षेत्र में बातचीत की जाती है। नौसेनाओं के साझा ऑपरेशन इस क्षेत्र में चलते रहते हैं। एशियान एक संगठन है इन सभी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का। भारत ने आसियान के साथ अपनी नज़दीकी को बढ़ाया है। 1992 में भारत आसियान का डायलॉग पार्टनर बना। इसके बाद 1996 में वह एशियाई रीजनल फोरम का सदस्य बना। तो एशियाई रीजनल फोरम जो सुरक्षा संबंधी मामलों को देखती है कि हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी में इन देशों की सुरक्षा को कोई चैलेंजेस तो नहीं है, किसी अन्य राष्ट्र से किसी प्रकार की चुनौती सामने तो नहीं आ रही है, तो भारत इन राष्ट्रों से जुड़ गया है। यानी ये पूरा सामरिक महत्व है कि भारत की रक्षा हमें समुद्री क्षेत्र से करनी है और इन देशों के साथ रक्षा क्षेत्र में जहां जहां कॉपरेशन हो सकता है उस क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरा है आर्थिक सहयोग। आर्थिक क्षेत्र में भारत सरकार ने इन देशों से विदेशी निवेश को इनवाइट किया है, आकर्षित किया है। यानी सिंगापुर, मलेशिया ऐसे देश हैं जहां से बहुत अधिक मात्रा में विदेशी निवेश भारत में किया जाता है। इन देशों की कंपनियों ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इंडिया में शुरू किए हैं। भारत भी म्यांमार जैसे देश में कई प्रकार के प्रोजेक्ट चला रहा है, जिनमें चाहे वहाँ पर सड़कों का निर्माण हो, बंदरगाहों का निर्माण हो या रेल नेटवर्क हो
या फिर इंजीनियरिंग सेक्टर में भारत सरकार द्वारा किए गए निवेश हों। और इन देशों के साथ आयात निर्यात भारत का तेजी से बढ़ रहा है, यानी भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति है उसका 35 से 40% भारत इन देशों के साथ संपन्न करता है। ये भारत का एक आर्थिक उद्देश्य हुआ कि हमारे लिए बहुत नज़दीकी मार्केट बाजार उपलब्ध है, भारतीय वस्तुओं के खरीदार इन देशों में उपलब्ध हैं, तो इन देशों में सामान की सप्लाई करने में हमारी लागत कम आती है और भारत सरकार का खर्च इससे बच जाता है। और दूसरा, इन देशों के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो इंडियन इकोनॉमी में आते हैं जिनका हम इंपोर्ट करते हैं। दूसरे देशों से अगर हम आयात करते हैं तो उससे हमारी लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इन देशों के द्वारा भारत में जो निवेश किया जा रहा है उससे भारत में कई प्रकार की व्यापारिक संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। तो लुक ईस्ट पॉलिसी को इस बैकग्राउंड में आपको डिस्कस करना होगा। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे तो शीत युद्ध के बाद भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति का विकास क्यों किया, एक बड़ा मुद्दा यह है, तो इसे हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में भारत की विदेश नीति की दूसरी दिशा है पश्चिम की ओर देखो नीति, लुक वेस्ट पॉलिसी। इसका अर्थ यह है कि भारत के पश्चिम दिशा में जो देश हैं, जितने भी मिडिल ईस्ट के जो कंट्री हैं, जिसमें चाहे सीरिया है, लेबनान है, तुर्की है, ईरान है, कतर है, बहरीन है, इजराइल है, तो ये जितने भी कंट्रीज हैं इनमें से ज़्यादातर कंट्री के पास हाइड्रोकार्बन, कच्चा तेल, गैस के पर्याप्त भंडार हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था में हाइड्रोकार्बन्स का उत्पादन बहुत कम होता है, यानी भारत का अपना स्वदेशी जो उत्पादन है तेल और गैस का, ये लगभग 30% है, तो 70% हम इन चीज़ों का आयात करते हैं। तो भारत की पश्चिम की ओर देखो जो नीति है वो ऊर्जा पर आधारित है, यानी हमारी एनर्जी सेक्टर्स की सप्लाई पश्चिमी देशों पर निर्भर करती है। इसलिए भारत इन देशों के साथ अपने संबंधों को किसी भी कीमत पर मेंटेन करना चाहता है। तो भारत की विदेश नीति की जो दिशा है उसको आप इन 2 डायरेक्शंस के आधार पर डिस्कस करेंगे। अब आपको एक